हमारे बीच उपस्थित हैं विशेष अतिथि परमादरणीय श्री संजय दुबे जी, संभाग आयुक्त इंदौर, वरिष्ठ प्रशासक। इंदौर में सुशासन की स्थापना करने वाले प्रशासक आप हैं, जहां तक हम सभी मानते हैं ऐसा है। एक छोटा सा वृतांत मैं बताना चाहता हूं। मैं पिछले 34 सालों में इंदौर में निवासरत हूं और इंदौर का एक अस्पताल है जो पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, एमवाय हॉस्पिटल। शायद ही हमने पिछले 30 सालों में उस अस्पताल को उस दशा में देखा हो जिसमें सामान्य आदमी उसमें जाने में संकोच ना करे। लेकिन महोदय के कायाकल्प अभियान के बाद हर आदमी सहज तरीके से उस अस्पताल में जाता है और अपनी चिकित्सा करा के स्वस्थ होकर वापस लौटता है। एक छोटा सा उदाहरण था महोदय के सुशासन का। आपको सादर धन्यवाद है इंदौर की ओर से। आग्रह करूंगा विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और हमें आशीर्वचन के लिए परम आदरणीय श्री संजय दुबे जी, संभाग आयुक्त इंदौर। कौटिल्य एकेडमी के इस आयोजन में उपस्थित, इस सभागृह में उपस्थित प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए हमारे प्रतिभागी, कुछ सफल कुछ प्रयासरत, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मेरे साथी बहुत ही निपुण, संवेदनशील और एक अच्छे कर्मठ अधिकारी श्री हरनारायण चार्य जी, डीआईजी इंदौर, श्री जोशी जी, उनके साथ मंच पर आसीन अन्य अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के साथियों। इस कार्यक्रम का समा अगर किसी ने बांधा है तो उस छोटी सी नन्ही सी बिटिया ने बांधा है, जिसने शायद हम सबको ये इंगित किया कि अगर सीखना है और कुछ प्राप्त करना है तो माँ के गर्भ से ये प्रारंभ हो सकता है और उसका अंत सीखने का तब तक है जब तक आपका अंत होता है। मैं अभिमन्यु की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर करूंगा कि अभिमन्यु के पिता अर्जुन को भी जब एक वाक्य में, और आप सबको जानकारी होगी, जब ये कहा गया कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है, जब उनको तीर निशाने पर लगाने के लिए द्रोणाचार्य जी ने कहा था, तो उनको केवल एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो चिड़िया की आंख। बाकी पांडव भाई भी थे, एक से एक धुरंधर थे, एक से एक कर्मठ थे, लेकिन किसी को चिड़िया दिख रही थी, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को अन्य स्थान दिख रहे थे। और यही एक सूत्र है जो संभवतः एक सफल प्रतिभागी और एक प्रयासरत प्रतिभागी में अंतर करता है। आपको क्या चिड़िया की आंख दिख रही है? और अगर आपको चिड़िया की आंख दिखना प्रारंभ हो गई है, अगर आपको अपना लक्ष्य नजर आने लगा, स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है और आप उसकी परिकल्पना कर सकते हैं, आप उसको साक्षात दर्शन में ला सकते हैं, तो वो आपकी प्रथम सीढ़ी होती है सफलता की। मैं अब्दुल कलाम जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और अब इस धरा पर नहीं हैं, उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनके कई सारे कार्यक्रम एज ए कलेक्टर करने के अवसर मिले, उनसे चर्चा करने के, रूबरू होकर के चर्चा करने के अवसर प्राप्त हुए, और उनके एक एक शब्द, उनके एक एक वाक्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि शायद अगर उसको हम अंगीकार कर लें अपने जीवन में, तो किसी भी क्षेत्र में हम असफल नहीं हो सकते। और उनका एक बहुत सटीक वाक्य है कि सपने वो नहीं होते जिनको हम रात में सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। वो सपना आपको देखना होगा, और अपना देखना होगा जागती हुई आंखों से। जागती हुई आंखों से देखा हुआ सपना ही वास्तविकता में परिवर्तित होता है, ना कि बंद आंखों से देखा हुआ सपना। मैं यहाँ पर यह उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं, हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे सफल अभ्यर्थियों की जीवनियाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाई की इसके बारे में जानकारी लेते हैं, वो कैसे सफल हुए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इससे फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे हमें प्राप्त होता है अनुभव के वास्तव में कैसे और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब्दुल कलाम जी का कहना है कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम असफलताओं को पढ़ें, क्योंकि उससे हमें पता पड़ता है कि हमें क्या गलती नहीं करनी है।
और MS धोनी की जो मूवी आई थी आप सबने देखी होगी, और उसमें जब वो समोसा खिलाता है और मिठाई खिलाता है, जब उसका सिलेक्शन नहीं होता इंडियन टीम में, तो दोस्त कहते हैं पागल हो गया है, सिरफरा गया है। और उसका एक वाक्य है कि हाँ मैं पागल हो गया हूं, मैं सिरफरा हो गया हूं, लेकिन मुझे आज एक चीज पता पड़ गई है और इसलिए आपको मिठाई खिला रहा हूं। और उसका कहना था कि उसको ये पता पड़ा था कि हाँ इतनी मेहनत से मेरी चयन इंडियन टीम में नहीं हो सकता। जिस दिन आपने ये देख लिया कि मेरी सफलता कितनी मेहनत के बाद हो सकती है, जिस दिन आपने ये आंकलित कर लिया कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है, तल्लीनता से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उस दिन ये तय कर पाएंगे आप कि हाँ वास्तव में आप सफल प्रतिभागी हैं। अगर आप इस आकलन को करने के लिए किसी और पर निर्भर हैं, अपने गुरुजन पर निर्भर हैं, अपने परिवार के सदस्य पर निर्भर हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भर हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये आकलन खुद को करना होगा, हमें खुद को अपनी क्षमताओं को आंकना होगा, हमें अपने आप को आईने में देखना होगा कि हाँ क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं निरंतर उठते बैठते जागते मेरे मन में एक सपना है जिसको प्राप्त करने की लगन है, और क्या मैं उसके लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया तो पिताजी और माताजी के दबाव में मैं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना पंजीयन करा कर बता रहा हूँ। और जब कोई परिवार में सदस्य आता है तो क्या कर रहे हो बेटा, तैयारी कर रहे हैं, PSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। ये आपको कुछ दिनों तक तो संतोष दे सकता है, लेकिन अगर आपको प्रतिभागी के रूप में सफलता अर्जित करनी है तो अपना स्वयं की क्षमता का आकलन करना होगा। और जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, संभावना नहीं है कि आप वास्तव में आगे प्रगति कर पाएंगे। मैं दो छोटी छोटी चीज़ें बात कह करके अपना बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं PSC के इंटरव्यूज़ में कभी कभी जाता हूँ, और इस बार लगभग 2 दिन मैंने करीब 28 अभ्यर्थियों के इंटरव्यूज़ एक बोर्ड में लिए थे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शायद बिना तैयारी के इंटरव्यू में आते हैं, या शायद उनका कुछ भाग्य अच्छा रहा उस दिन इसलिए वो रिटन परीक्षा में पास हो गए, लेकिन वे इंटरव्यू के लिए तत्पर नहीं थे, तैयार नहीं। इंटरव्यू आपकी विषय ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं लेता है। इंटरव्यू इज ए पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी डज नॉट मीन कि आप उस विषय के बारे में जिसको आपने अपने एक ऑप्शन के रूप में लिया है, उन 2 विषयों को ऑप्शन के लिए लिया है, उसकी परीक्षा तो हम आपके मेंस में कर चुके हैं। आपकी तत्क्षण बुद्धि क्या है, आप किसी परिस्थिति से निपटने के लिए क्या रास्ता खोजते हैं, आपकी अप्रोच क्या है, वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर सही हो, और कोई आंसर आपसे इंटरव्यू बोर्ड में सही और गलत आकलन करने के लिए नहीं पूछता है, क्योंकि इट इज़ अ सिचुएशनल एनालिसिस। यू आर गोइंग टू बी डिसाइडिंग अबाउट द सिचुएशंस एंड टेक डिसीजंस अबाउट इट। अगर आप उस सिचुएशन में सही निर्णय ले पाते हैं तब अच्छे अधिकारी के रूप में आप स्थापित कर पाएंगे अपने आप को, और वही चीज़ आकलित की जाती है आपको इंटरव्यू में। अदरवाइज इतने चरण करने का कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप में से कुछ लोग मेंस को क्लियर करके इंटरव्यू की स्थिति में पहुंचते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका इंटरव्यू में तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आपसे विभिन्न परिस्थितियों में क्या पूछा जा सकता है और आपके क्या रिप्लाईज होने चाहिए। नॉट नेसेसरली आइडियल रिप्लाई, नॉट नेसेसरली विच इज रिटन इन द बुक्स, one which is told to you by somebody is also not required. What do you feel out of it? What do you think that this could be the possible way of tackling that situation is the right way to approach an interview? और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप संभवतः अपनी जो प्रतिभा है उसके आधार पर अपने सिलेक्शन होने की, अपनी क्वालिफिकेशन करने की, उपलब्धि प्राप्त करने की परसेंटेज को, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे। मैं समझता हूं कि किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा इतने सालों तक निरंतर अपने बच्चों को, अपने प्रतिभागियों को आकर्षित कर पाने के लिए एक
बहुत बड़ी सिंसियरिटी की ज़रूरत होती है, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। और इसलिए शायद आज कौटिल्य एकेडमी के इतने सारे समूह में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। 15 साल से निरंतर आप इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ आप अच्छा कर रहे होंगे और निश्चित रूप से लोगों को कुछ अच्छा लग रहा होगा, जिसके कारण आप यहाँ पर आज उपस्थिति में बच्चों को ला पाए हैं, कर पाए हैं, जोड़ पाए हैं। तो ज़रूरी ये है हमारे लिए कि हम ये सुनिश्चित करें कि वास्तव में क्या हम जिस प्रयोजन के लिए इस एकेडमी में यहाँ पर आए हैं, क्या वो हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या हमें वो मिल पा रहा है और क्या हम अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आपकी ये यात्रा, जो प्रतिभागी हैं उनकी, और जो पढ़ा रहे हैं, जो आपको टीच कर रहे हैं, जो आपको इस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यात्रा सुखद होने वाली है, आगे आपको आगे प्रगति देने वाली है। और अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा, नौकरी के लिए नौकरी मत करिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए नौकरी करिए। समाज को कुछ देने के लिए नौकरी करिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए नौकरी करिए, और समाज जिस स्थिति में हम और आप आपको दे पा रहे हैं उससे बेहतर करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।